नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेखपाल की भर्ती आने वाली है, तो आप राजस्व विभाग के कर्मचारी बनने की सोच रहे हैं। लेखपाल जो होता है राजस्व विभाग की दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होता है। तो आज हम लोग जानेंगे राजस्व विभाग के बारे में। और आइए देखते हैं राजस्व विभाग में। ये हमारा एक छोटा सा बच्चा है और ये हमको परेशान कर रहा है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। तो देखिए, बच्चे बीच बीच में डिस्टर्ब करते रहते हैं, और चलिए इसको आप लोग अन्यथा न लें। राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के अंतर्गत निम्नलिखित 5 विभागाध्यक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैं थोड़ा सा चकबंदी के बारे में बताया। तो देखिए दोस्तों, ये भी राजस्व के ही होते हैं, ठीक है ना। चकबंदी भी राजस्व का ही भाग है। और कुछ लोग कहते हैं कि हम चकबंदी वाला क्यों पढ़ेंगे, उसके बारे में बेसिक ज्ञान ले लीजिए, ठीक है ना। राहत आयुक्त। चौथा है निदेशक भूमि अध्यापित उत्तर प्रदेश। प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। तो ये जो 5 लोग होते हैं दोस्तों, 5 विभागाध्यक्ष होते हैं। आइए देखिए, ये सभी विभागाध्यक्ष लखनऊ में स्थित हैं। कहाँ पर हैं? लखनऊ में दोस्तों। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्व विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो राजस्व विभाग की मुखिया भी आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं। चलिए देखते हैं। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था राजस्व परिषद है। मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था कौन है दोस्तों? राजस्व परिषद है, रेवेन्यू बोर्ड है। अब देखिए, राजस्व परिषद राजस्व प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। राजस्व परिषद राजस्व प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में इलाहाबाद में हुई थी। ये महत्वपूर्ण है सब। इस देखते रहे, बस इसे एक बार गो थ्रू हो जाइए, ताकि आपको एक बार जो कम बेसी जानते हैं तो एक बार कड़ी बन जाए उसके बीच में। आप जानते ही हैं राजस्व विभाग के कर्मचारी अधिकारी से आप परिचित हैं, लेकिन एक कड़ी के रूप में कौन ऊपर है कौन नीचे ये सब जान लें आप। राजस्व परिषद राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय है। राजस्व परिषद जो है दोस्तों, राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय है। राजस्व परिषद के निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णय की भांति सारे राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी है। जिस तरह से हाई कोर्ट का निर्णय जो दोस्तों नीचे के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों राजस्व परिषद के निर्णय राजस्व जितने भी राजस्व के न्यायालय हैं, जैसे एसडीएम, डीएम, इन सब पर बाध्यकारी होते हैं। भाई जो उच्च संस्था निर्णय दे दे तो नीचे वालों को मानना ही पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। राजस्व परिषद के सदस्य कमिश्नरों में से ही नियुक्त किए जाते हैं। जो कमिश्नर मंडलायुक्त होते हैं, उन्हीं में से नियुक्त किए जाते हैं। राजस्व परिषद के कार्यों को हम सामान्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में बांट सकते हैं, प्रशासनिक और न्यायिक। चलिए आगे देखते हैं। प्रशासनिक कार्यों में बंदोबस्त, भू अभिलेखों का रख रखाव, मालगुजारी और अन्य देयों की वसूली, भूमि अर्जन आदि आते हैं। न्यायिक कार्यों में अपीलीय, निगरानी और पुनर्विलोकन आदि आते हैं।
राजस्व परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में है। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, अक्सर आप ये लखनऊ मारते, लेकिन राजस्व परिषद का मुख्यालय जो दोस्तों इलाहाबाद में है। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1947-48 में राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 47-48 में राजस्व परिषद के जो दो कार्य हैं, प्रशासनिक और न्यायिक, इनको क्या कर दिया दोस्तों, अलग अलग कर दिया गया। प्रशासनिक शाखा को लखनऊ ले जाया गया, क्योंकि वहीं से पूरे प्रदेश का प्रशासन चलता है, और न्यायिक शाखा को इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में बनाए रखा गया। यह व्यवस्था अभी भी जारी है। तो जैसे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट जो दोस्तों मेन बेंच इलाहाबाद में, उसकी एक बेंच खुली है लखनऊ में, उसी प्रकार से जो प्रशासनिक शाखा को लखनऊ ले जाया गया राजस्व का, लेकिन न्यायिक शाखा अभी भी इलाहाबाद में ही है। वर्तमान में राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्य हैं। ये जान लीजिए, एक अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्य हैं। और हम लोग देखे थे कि ये सभी लोग सदस्य और ये सब जो आते हैं, ये मंडलायुक्तों अर्थात जिन कमिश्नर जिनको आप कहते हैं, उन्हीं में से चुन करके जाते हैं लोग। राजस्व परिषद के अंतर्गत मंडलायुक्त, जिला अधिकारी एवं उनके अधीन समस्त राजस्व अधिकारी प्राधिकारी आते हैं। तो ये हो गया, राजस्व परिषद के अंतर्गत मंडलायुक्त, जिला अधिकारी एवं उनके अधीन समस्त राजस्व प्राधिकारी आते हैं। मंडलायुक्तों को सहयोग देने के लिए अपर मंडलायुक्त होते हैं, एडिशनल। जिला अधिकारी के अंतर्गत अपर जिला अधिकारी एडीएम, उप जिला अधिकारी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल आते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यही लेखपाल आप बनने वाले हैं। आपसे ऊपर राजस्व निरीक्षक, रेवेन्यू इंस्पेक्टर होते हैं, इनको आरआई कहा जाता है अंग्रेजी में। राजस्व परिषद के अधीन सर्वेक्षण और अभिलेख क्रियाएं भी होती हैं। सर्वेक्षण और अभिलेख क्रियाएं भी होती हैं। यह कार्य जिला अधिकारी, अपर जिला अधिकारी के पर्यवेक्षण में सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा किया जाता है। पर्यवेक्षण में मतलब कि जो निगरानी रखता है, यह कार्य जो सर्वेक्षण और अभिलेख वाला, यह कार्य जिला अधिकारी, अपर जिला अधिकारी के पर्यवेक्षण में सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा किया जाता है। राजस्व परिषद के प्रशासनिक सदस्य प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों का संपादन करते हैं। प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों का संपादन करते हैं। राजस्व परिषद के न्यायिक सदस्य राजस्व वादों का निस्तारण करते हैं। जो मुकदमे होते हैं राजस्व से संबंधित, इनके यहाँ उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत राजस्व वादों का निस्तारण किया जाता है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व से अंतर्ग्रस्त राजस्व वादों का निस्तारण परिषद के लखनऊ मुख्यालय पर माननीय अध्यक्ष एवं प्रशासनिक सदस्यों द्वारा किया जाता है। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश भू राजस्व से अंतर्ग्रस्त राजस्व वादों का निस्तारण परिषद के लखनऊ मुख्यालय पर माननीय अध्यक्ष एवं प्रशासनिक सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब चलिए राजस्व परिषद के अनुभाग। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित प्रशासनिक कार्य में 19 अनुभाग और 14 प्रकोष्ठ हैं। 19 अनुभाग और 14 प्रकोष्ठ हैं जो लखनऊ में स्थित है, वहां बात कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं।
राजस्व परिषद के प्रयागराज कार्यालय में 2 अनुभाग हैं। राजस्व अनुभाग 1 के द्वारा अन्य कार्यों के साथ राजस्व ग्रामों के सृजन और अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य किए जाते हैं। अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य किए जाते हैं। जमींदारी का उन्मूलन राजस्व अनुभाग एक का ही कार्य है। जमींदारी का उन्मूलन राजस्व अनुभाग 1 का ही कार्य है। भूमि व्यवस्था लागू करने का काम राजस्व अनुभाग 1 द्वारा किया जाता है। भूमि व्यवस्था लागू करने का काम राजस्व अनुभाग 1 द्वारा किया जाता है। राजस्व अनुभाग 2 में ग्राम पंचायतों में निहित भूमि तथा अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य किए जाते हैं। ग्राम पंचायतों में निहित भूमि तथा अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य किए जाते हैं। इस अनुभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम से संबंधित कार्य भी किए जाते हैं। भाग 2 द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम से संबंधित कार्य भी किए जाते हैं। उस और बंजर निष्प्रयोज्य भूमि के आवंटन तथा तत्संबंधी कार्य इसी अनुभाग द्वारा किए जाते हैं। ग्राम सभाओं के हाट, बाजार, मेलों, तालाबों, पोखरों, जल प्रणालियों से होने वाले आय व्यय संबंधी कार्य राजस्व अनुभाग 2 के अधीन है। राजस्व अनुभाग 2 ग्राम सभा द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने से संबंधित शिकायतों से संबंधित कार्य भी करता है। भूमि प्रबंधक समितियों का कार्य एवं उनका नियंत्रण भी राजस्व अनुभाग 2 के अधीन ही है। राजस्व अनुभाग 3 राजस्व सचिव शाखा के सभी 14 अनुभागों के अधिष्ठान से संबंधित कार्य करता है। राजस्व अनुभाग 3 क्या करता है? राजस्व सचिव शाखा के सभी 14 अनुभागों के अधिष्ठान से संबंधित कार्य करता है। 4 देखिए, राजस्व परिषद एवं जिलों में भू अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण का कार्य करता है। 4 वाला। इस अनुभाग में मंडल, जिला तथा तहसील कार्यालयों से संबंधित समस्त कार्य किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व भाग 4 में IAS, PCS अधिकारियों के सृजन का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त राजस्व अनुभाग 4 में जो दोस्तों यही IAS तथा PCS अधिकारियों के सृजन का कार्य किया जाता है। यही निर्धारित करता है कितने अधिकारियों की जरूरत है। लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों के स्थापना विषयक कार्य राजस्व अनुभाग 4 द्वारा किया जाता है। जो आप लोग लेखपाल लोग का प्रशिक्षण जो होता है, ट्रेनिंग जो होती है दोस्तों, उसका भी व्यवस्था कार्यक्रम यही सब देखता है अनुभाग 4। वित्त आयोग को सूचना उपलब्ध कराए जाने का कार्य इसी अनुभाग द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग एक महत्वपूर्ण संस्था है दोस्तों। अब देखिए अनुभाग 5 प्रदेश में नए मंडल, जनपद, तहसीलों के सृजन तथा उससे संबंधित विभिन्न मामले देखता है। अनुभाग जो 5 है कि नए मंडल बनना चाहिए, जिला बनना चाहिए, तहसील बनना चाहिए, ये कौन देखता है? अनुभाग 5 देखता है। मंडल, जिला, तहसीलों के भवनों के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन राजस्व अनुभाग 5 के द्वारा किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, मंडल, जिला, तहसील बनाएंगे तो उनके लिए भूमि की जरूरत होगी, उसकी भी व्यवस्था यही करेंगे। विभिन्न विभागों को राजस्व विभाग की भूमि उपलब्ध कराए जाने संबंधी कार्य इसी अनुभाग द्वारा किए जाते हैं। जो भिन्न भिन्न विभाग है, मान लें कहीं हॉस्पिटल बनाना है, कहीं स्कूल बनाना है,
तो वही कह रहा है कि विभिन्न विभागों को राजस्व भूमि विभाग की भूमि उपलब्ध कराए जाने से संबंधित कार्य इसी अनुभाग द्वारा किए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उपनिवेश क्षेत्रों में अनधिकृत कब्जे को हटाने का कार्य राजस्व अनुभाग 5 द्वारा किया जाता है। जो लोग जमीन को कब्जा कर लेते हैं, सरकारी जमीन को, उसकी बात कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत नेपाल चीन तिब्बत सीमा विवाद संबंधी कार्य राजस्व अनुभाग 5 के अधीन है। ठीक है ना। अंतर प्रांतीय सीमा विवादों का निपटारा इसी अनुभाग द्वारा किया जाता है। अंतर प्रांतीय के मतलब कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच जो है सीमा का विवाद हो गया, तो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व तो यही अनुभाग करेगा 5। अंतर जिला, तहसील तथा ग्रामों से संबंधित सीमा विवाद राजस्व अनुभाग 5 के ही अधीन हैं। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाए जाने वाले नक्शों में दर्शित सीमांकन एवं प्रमाणीकरण का कार्य राजस्व अनुभाग 5 ही देखता है। वित्त आयोग से संबंधित कार्य राजस्व अनुभाग 5 के द्वारा संपादित किया जाता है। ये दोस्तों सब महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। राजस्व अनुभाग 5 राजस्व अस्थायी समिति का समन्वय कार्य करता है। अस्थायी समिति का समन्वय कार्य करता है। कलेक्ट्रेट तथा तहसील भवनों के अहातों में स्थित भूमि का पट्टा एवं अन्य प्रबंधन राजस्व अनुभाग 5 का ही काम है। क्या कह रहा है? कलेक्ट्रेट तथा तहसील भवनों के अहातों में स्थित भूमि का पट्टा। देखिए 6 में देखिए, द्वारा राजस्व परिषद के लिए पदों का सृजन किया जाता है। इसी अनुभाग द्वारा राजस्व परिषद के सदस्यों का कार्य विभाजन किया जाता है। भू राजस्व के अभ्यर्पण, छूट तथा मालिकाना संबंधी कार्य राजस्व अनुभाग 6 के द्वारा ही किया जाता है। नजूल भूमि संबंधी कार्य राजस्व अनुभाग 6 ही देखता है। नजूल, रेलवे के अतिरिक्त भूमि का बंदोबस्त यही अनुभाग देखता है। राजस्व अनुभाग 6 विस्थापितों की सहायता एवं पुनर्वास का कार्य करता है। राजस्व अनुभाग 6 विस्थापितों की सहायता एवं पुनर्वास का कार्य करता है। ये जो 14 अनुभाग थे सबको ये यहाँ पर आपको बताया जाएगा। अब देखिए राजस्व अनुभाग 7 क्या करता है दोस्तों। भू राजस्व, नहर देय, तकावी देय तथा अन्य सरकारी देय की वसूली करता है। यह अनुभाग भू राजस्व तथा भू राजस्व की बकाया की भांति वसूल किए जाने वाले देयों की वसूली के लिए अचल संपत्ति का विक्रय करता है। यह अनुभाग राजस्व वसूली से संबंधित अन्य कार्य करता है। राजस्व अनुभाग 8 में चकबंदी से संबंधित कार्य किए जाते हैं। देखिए ये चकबंदी भी राजस्व से ही संबंधित है। ठीक है ना। राजस्व अनुभाग 8 में चकबंदी से संबंधित कार्य किए जाते हैं। राजस्व अनुभाग 9 में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल इत्यादि के कार्य तथा उनकी सेवा नियमावली और उनमें संशोधन संबंधी कार्य होते हैं। कानूनगो और राजस्व निरीक्षक अलग अलग। कृषि गणना
खेतों की हदबंदी, दाखिल खारिज, कार्य संबंधी कार्य। कृषि गणना, खेतों की हदबंदी, दाखिल खारिज संबंधी कार्य, संबंधी कार्य। बंटवारा संबंधी कार्य राजस्व अनुभाग 9 ही करता है। राजस्व अनुभाग 10 देखिए, यह निर्धारित मंडलों में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने हेतु उनसे प्रार्थना पत्र व शिकायत लेता है। प्राकृतिक आपदा, ये दोस्तों इसको आप बार बार देखेंगे तो चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी, और ये इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है ना। और देखना जरूरी है, क्योंकि अगर डीप जाकर के प्रश्न पूछेगा तो दिक्कत हो जाएगी। यह अनुभाग दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों की सहायता के लिए अनुदान आदि हेतु जिला अधिकारियों को धन आवंटित करता है। अनुदान आदि हेतु जिला अधिकारियों को धन आवंटित करता है। यह अनुभाग जिला बाढ़ नियंत्रण तथा आपदा सहायता कार्य को करता है। ये हम लोग 14 के बारे में देख रहे हैं, नहीं 10 के बारे में देख रहे हैं। 10 के बारे में, प्राकृतिक आपदा के कारण मालगुजारी, लगान एवं अन्य सरकारी देयों की माफी एवं स्थगन का कार्य यह अनुभाग करता है। यह अनुभाग सरकारी खर्चे में मितव्ययता का कार्य करता है। मितव्ययता माने कमी, उसकी देख रेख, ठीक है ना, ताकि फिजूल खर्च ना हो। मितव्ययिता, ये बर्तनी भी देखते रहिए, क्योंकि आखिर आपको हिंदी तो देना ही है। अब देखिए राजस्व अनुभाग 11, यह अनुभाग बाढ़ की वार्षिक समीक्षा करता है। यह अनुभाग दैनिक बाढ़ एवं बाढ़ क्षति सूचना उपलब्ध कराता है। यह अनुभाग मौसम और कृषि की दशा से संबंधित पाक्षिक अर्धशासकीय रिपोर्ट संकलन तथा प्रकाशन का कार्य करता है। मौसम और कृषि की दशा से संबंधित। यह अनुभाग भूखमरी की सूचना पर ध्यान देता है तथा अनुभाग 11 हम लोग देख रहे हैं, उसकी जांच संबंधी कार्य करता है। भूखमरी की सूचना पर ध्यान देता है। यह अनुभाग कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करता है। यह अनुभाग अग्नि दुर्घटनाओं के कारण हुई क्षति की सूचनाएं एवं तद विषयक सामान्य निर्देश तैयार करता है। बाढ़ तथा अन्य दैवीय आपदाओं के समय सहायतार्थ सैनिक सहायता उपलब्ध कराने का काम करता है। सैनिक सहायता। यह अनुभाग शीतलहरी तथा पाला की निगरानी रखता है। 11 शीतलहरी तथा पाला की निगरानी रखता है। फसल तथा मौसम की सूचना का काम यही अनुभाग देखता है। यह अनुभाग सूखा के कारण हुई क्षति की सूचना देता है। अब देखिए 12 को देखते हैं। यह अनुभाग अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम का कार्यान्वयन, इसको बर्तनी देखते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि बर्तनी भी पूछ लेता है। एवं अतिरिक्त घोषित भूमि का बंदोबस्त करता है। भू राजस्व अधिनियम और भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों के अंतर्गत मुकदमों का कार्य करता है। उद्योग बंधु तथा उद्योगों की उच्च स्तरीय समिति संबंधी कार्य करता है। 20 सूत्री कार्यक्रम का समन्वय का कार्य भी करता है। 20 सूत्री परिवार नियोजन से संबंधित समस्त समन्वय का कार्य करता है। हम लोग भाग 12 देख रहे हैं, ठीक ना। परिवार नियोजन से संबंधित समस्त समन्वय का कार्य करता है। चलिए आगे चलते हैं।
वार्षिक कार्य योजना का समन्वय का कार्य करता है, न्यायिक वादों का समन्वय का कार्य करता है, ठीक है ना। अब देखिए, राजस्व अनुभाग 13 के अंतर्गत भूमि अध्यापित अधिनियम से संबंधित समस्त कार्य किए जाते हैं। भूमि अध्यापित अधिनियम से संबंधित समस्त कार्य किए जाते हैं। इस अनुभाग द्वारा डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 39, 62, 65, 72 के संचालन का कार्य किया जाता है। चौदह देखते हैं, निम्नलिखित कार्यों का संपादन करता है। यह अनुभाग सर्वेक्षण एवं अभिलेख संबंधी क्रियाएं करता है, भू राजस्व बंदोबस्त करता है, भूलेख प्रशिक्षण संस्था हरदोई इससे संबंधित समस्त कार्य करता है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश भूलेख प्रशिक्षण संस्था कहाँ पर है दोस्तों? हरदोई में है। भूलेख प्रशिक्षण संस्था हरदोई इससे संबंधित समस्त कार्य करता है। भूदान एवं ग्राम दान संबंधी कार्य करता है। इनके कार्यों में बहुत ओवरलैपिंग भी दिख रही है। बहुत बारीकी से यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आप इससे 4-5 बार गो थ्रू हो जाइए। मैप एवं रिकॉर्ड मैनुअल का पुनरीक्षण कार्य करता है। नामांतरण दाखिल खारिज की रिपोर्ट तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों में प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। नामांतरण दाखिल खारिज की रिपोर्ट तहसीलदार या नायब तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत करता है। तहसीलदार इस कार्य को स्वयं कर सकते हैं या उसे किसी तहसीलदार, न्यायिक या नायब तहसीलदार को भेज सकते हैं। तहसीलदार का पद प्रदेश के अधिकांश पूर्वी जिले में है। अधिकांश पूर्वी जिले में है। भूमि के हक सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित वाद उप जिलाधिकारी एसडीएम के यहाँ चलते हैं। भूमि के हक सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित वाद उप जिलाधिकारी के यहाँ चलते हैं। उप जिलाधिकारी ग्राम पंचायतों के सदस्यों व प्रधानों के निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हैं। इनके द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील होती है। कहाँ पर? जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील होती है। राजस्व अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधीन भी राजस्व अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधीन भी होते हैं। चलिए इसको देखिए क्या कह रहा है। राजस्व अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधीन भी होते हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व इन्हीं मजिस्ट्रेटों पर है। जिला स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व डीएम पर है, जिला अधिकारी पर है, ठीक है ना। जिला स्तर पर जिला अधिकारी जिले में और मंडलायुक्त मंडल में शासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है ना। शासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। उप जिला अधिकारी जिला अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। उप जिला अधिकारी जो एसडीएम साहब होते हैं, जिला अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व जिला अधिकारी को सौंपा गया है। भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व जिला अधिकारी को सौंपा गया है। प्रदेश के सभी भू अभिलेखों यानी खतौनियों का कंप्यूटरीकरण किया गया है और अब केवल कंप्यूटरीकरण खतौनी तहसील से निर्गत किए जाने के निर्देश हैं। कहाँ से? तहसील से। और अब केवल कंप्यूटरीकरण खतौनी तहसील से निर्गत किए जाने के निर्देश हैं। सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने
एवं उसके प्रबंधन का उत्तरदायित्व राजस्व विभाग का है, अतिक्रमण हटाने। चलिए आगे चलते हैं। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान हरदोई में है। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान हरदोई में है, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण कब्जेदारों की बेदखली का अधिकार तहसीलदार को दिया गया है। सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण कब्जेदारों की बेदखली का अधिकार तहसीलदार को दिया गया है। उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त भूधारकों सभूधारकों के लिए व्यक्तिगत कृषि दुर्घटना बीमा योजना का संचालन 5 अक्टूबर 2004 से किया जा रहा है। भूधारकों सभूधारकों के लिए व्यक्तिगत कृषि दुर्घटना बीमा योजना का संचालन कब से किया जा रहा है दोस्तों? 5 अक्टूबर 2004 से किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। यदि 12 से 70 वर्ष की आयु के किसी व्यक्ति का नाम खतौनी में खातेदार सह खातेदार के रूप में अंकित है और उसकी मृत्यु दुर्घटना में हो जाती है, तो उसके वैधानिक उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारियों को बीमा कंपनी द्वारा धनराशि प्रदान की जाती है। 12 से 70। बीमा प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनी को किया जाता है। बीमा प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनी को किया जाता है। दुर्घटना में मौत हो जाती है तब, ऐसा नहीं कि आपकी सामान्य मृत्यु हो गई और आप जा करके लगे मांगने पैसा कि हमारा पैसा दो भैया, ऐसा नहीं। दुर्घटना में वर्तमान में इसके लिए द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से अनुबंध किया गया है। ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है ना। द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से अनुबंध किया गया है। राजस्व विभाग के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सब जारी किए जाते हैं। ये प्रमाण पत्र हैं निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, किसान बही इत्यादि। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई तथा 243 वाई, ये आई है और ये वाई है, के अनुसार राज्य वित्त आयोगों का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। 5 वर्ष पर किया जाता है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 32 क के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं, ठीक है ना। किस अधिनियम के तहत? उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 32 क के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपाल महोदय प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। जिला स्तरीय राजस्व प्रशासन, आइए धीरे धीरे चलते हैं। प्रदेश से मंडल, मंडल से जिला। भारत में राज्यों को जिलों में विभाजित किया गया है, ये तो आप जानते ही हैं। जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी जिला कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जो या तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है या राज्य सिविल सेवा का पदोन्नत अधिकारी होता है। प्रमोशन जो पाए लोग रहते हैं, या तो डायरेक्ट आईएएस होते हैं या जो लोग पदोन्नत करके गए होते हैं, पीसीएस वाले लोग, एसडीएम साहब लोग। जिले को पुनः उपमंडलों में विभाजित किया जाता है, जिसका प्रशासनिक प्रधान उप संभागीय अधिकारी
सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम होता है। तो जिला को तहसीलों में बांटा जाता है और प्रत्येक तहसील का चार्ज जो एसडीएम को दिया जाता है। उपमंडल को अनेक तहसीलों या तालुकों में बांटा जाता है। क्या कर रहे हैं, जिले को पुनः उपमंडलों में विभाजित किया जाता है, जिसका प्रशासनिक प्रधान उप संभागीय अधिकारी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम होता है। अच्छा, उपमंडल, ठीक है दोस्तों, माने उपमंडल को अनेक तहसीलों या तालुकों में बांटा जाता है। तहसील या तालुकों का प्रशासन तहसीलदार नामक प्रशासनिक अधिकारी के अधीन होता है। तहसील का तहसील तो जिला को उपमंडलों में विभाजित किया जाता है और उपमंडल का जो कार्य देखते हैं वो एसडीएम लोग देखते हैं और फिर उपमंडल को दोस्तों तहसीलों में बांटा जाता है। ठीक है ना, हम लोग यहाँ से ये चीज़ सीखे हैं और आप इसको समझिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाता। तालिका, तहसील तालुका का विभाजन गांवों में किया जाता है। फिर तहसील के अंतर्गत जो है विभिन्न गांव आते हैं। तहसीलदार तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो तहसील स्तर पर करों की वसूली हेतु उत्तरदायी होता है। तहसीलदार तहसील का मालिक होता है, ठीक है ना, प्रशासनिक अधिकारी होता है। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से आनंद लेकर के इस बार आनंद लेते हुए इसको 2 बार 3 बार देख लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। तहसीलदार शब्द मुगल काल का शब्द है जो अरबी भाषा से व्युत्पन्न है। अरबी भाषा में तहसील का अर्थ राजस्व सृजन या संग्रह है और दार का अर्थ पद का धारक है। दोनों का संयुक्त अर्थ कर संग्राहक है। तो तहसीलदार जो शब्द जो है दोस्तों मुगल काल से चलते आ रहा है, जो अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है ना, अरबी भाषा से व्युत्पन्न है। अरबी भाषा में तहसील का अर्थ राजस्व सृजन या संग्रह है और दार का अर्थ पद का धारक है। दोनों का संयुक्त अर्थ कर संग्राहक है। जिला प्रशासन संरचना, अब देखिए जिले का प्रशासन कैसे चलता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो स्तर और अधिकारी, तो जिला स्तर जिला अधिकारी, जिला स्तर पर राजस्व के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं दोस्तों कौन है, डीएम साहब हैं। अब देखिए अनुभाग या उप संभाग, एसडीओ या एसडीएम, ठीक है ना। चलिए अनुविभागीय उप संभागीय अधिकारी, तहसील या तालुका स्तर पर तहसीलदार साहब हो गए। राजस्व वृत्त सर्किल होती है जो राजस्व निरीक्षक कानूनगो के अंतर्गत रहती है। जो राजस्व निरीक्षक को कानूनगो भी कहते हैं, ठीक ना, कानूनगो भी कहते हैं। और पटवारी हल्का ये लेखपाल साहब लोग देखते हैं, ठीक है ना। लास्ट में जो है पटवारी हल्का होता है और ये सर्किल होता है। चलिए तहसीलदार भू राजस्व से संबंधित मुकदमों का निर्णय भी करता है। तहसीलदार जो है भू राजस्व से संबंधित मुकदमों का निर्णय भी करता है। कानूनगो या राजस्व निरीक्षक खसरा और खतौनी का निरीक्षक भूलेख निरीक्षक होता है। कानूनगो या राजस्व निरीक्षक खसरा और खतौनी का निरीक्षक भूलेख निरीक्षक होता है। यह लेखपाल या पटवारी के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। तो आप जब लेखपाल बन जाएंगे तो एक राजस्व निरीक्षक के अंतर्गत 20-25 लेखपाल रहते हैं, ठीक है ना। लेखपाल या पटवारी अपने कार्य क्षेत्र में आने वाली भूमि के खसरा और खतौनी लेख तैयार करने हेतु उत्तरदायी होते हैं। राजस्व प्राधिकारी और उनके अधिकार क्षेत्र, किसका क्या क्या अधिकार क्षेत्र है आपको यहाँ पर ये बताया जाएगा।
उत्तर प्रदेश भू राजस्व मालगुजारी प्रशासन जिन दो प्रकार के प्राधिकारियों के हाथों में दिया गया है वे हैं रेवेन्यू कोर्ट्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स, ठीक है ना, राजस्व न्यायालय और राजस्व अधिकारी। भू राजस्व अधिनियम की धारा 4(8) के अनुसार 4(8) के अनुसार राजस्व न्यायालय के अंतर्गत निम्न पद प्राधिकारी शामिल है। राजस्व न्यायालय के अंतर्गत तो राजस्व परिषद या उसका कोई सदस्य, रेवेन्यू बोर्ड, राजस्व परिषद, ये पूरे प्रदेश स्तर पर होता है, ठीक है ना। उसके बाद कौन आते हैं, मंडलायुक्त जिनको अंग्रेजी में कमिश्नर कहते हैं, और फिर एडिशनल कमिश्नर होते हैं लोग, एडिशनल कमिश्नर हो गए, अतिरिक्त कमिश्नर, कलेक्टर साहब हो गए, डीएम साहब हो गए, अतिरिक्त कलेक्टर हो गए एडीएम, और सहायक कलेक्टर हो गए, बंदोबस्त अधिकारी हो गए। ये उनका पद सोपान है दोस्तों, ठीक है ना। मैंने ये क्रोनोलॉजी कह लीजिए, जिस तरह से आपकी फैमिली में क्रोनोलॉजी होती है तो इसी तरह से हायरार्की, इसके लिए मैंने सबसे सुटेबल वर्ड है दोस्तों हायरार्की है, हायरार्की। अस्थाई बंदोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार 11वें नंबर पर आए। अब देखिए इसी में आपका भी नंबर आएगा कि आप किस नंबर पर आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर्स, अच्छा ये कोर्ट्स वाले हम लोग देख रहे थे, ठीक ना। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वो रेवेन्यू कोर्ट्स के अंतर्गत, कोर्ट माने न्यायालय, जिनको सुनने का न्यायिक अधिकार है। कितने लोग हैं, 11 लोग हैं। अब हम लोग अधिकारी के बारे में देखते हैं, ठीक ना। राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर्स का अर्थ ऐसे अधिकारी से है जो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत मालगुजारी के कार्य के लिए या राजस्व अभिलेख तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया हो। इसका अर्थ यह हुआ कि राजस्व परिषद, रेवेन्यू बोर्ड और उसके सदस्यों को छोड़कर उपयुक्त अधिकारी राजस्व अधिकारी हैं, उपयुक्त अधिकारी राजस्व अधिकारी हैं। क्या कह रहा है, इसका अर्थ यह हुआ कि राजस्व परिषद और उसके सदस्यों को छोड़कर उपयुक्त, अर्थात जो हम लोग अभी 11 देखे हैं उनकी बात कर रहा है, अधिकारी राजस्व अधिकारी हैं। इसके अंतर्गत निम्न अधिकारी शामिल हैं, कमिश्नर, कमिश्नर जो उसका सदस्य नहीं होता, ठीक ना। जो सदस्य हो गए जैसे राजस्व परिषद और उसके सदस्य, उनको छोड़ दीजिए तो सभी जो है राजस्व अधिकारी हैं। कमिश्नर हो गए, एडिशनल कमिश्नर हो गए, कलेक्टर हो गए, अतिरिक्त कलेक्टर हो गए, सहायक कलेक्टर। उसके बाद दोस्तों बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, चलिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सुपरवाइजर कानूनगो, और फिर क्या आ गए दोस्तों, ये आप आ गए लेखपाल साहब, ठीक है ना। लेखपाल साहब का क्रम जो है 13वें नंबर पर है। अब देखिए राजस्व न्यायालय, प्रदेश में इस समय कुल 2651 राजस्व न्यायालय हैं। इनमें नायब तहसीलदार के न्यायालय से लेकर राजस्व परिषद तक के न्यायालय सम्मिलित है। नायब तहसीलदार से लेकर के न्यायालय से लेकर राजस्व परिषद तक के न्यायालय सम्मिलित हैं, 2651। राजस्व न्यायालय में नायब तहसीलदार का न्यायालय सबसे निचला न्यायालय है। नायब तहसीलदार का न्यायालय सबसे नीचे वाला न्यायालय है। राजस्व परिषद का न्यायालय
राजस्व न्यायालय में सर्वोच्च है। राजस्व परिषद जो रेवेन्यू बोर्ड है दोस्तों, उसकी बात कर रहा है। तो नायब तहसीलदार सबसे नीचे वाला न्यायालय हो गया और रेवेन्यू बोर्ड सबसे ऊपर वाला। वर्तमान में प्रदेश के समस्त राजस्व न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। राजस्व न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। राजस्व न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण का प्रबंधन एनआईसी की उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा की जा रही है। एनआईसी राजस्व न्यायालयों के अधीन मुख्य विषय निम्नलिखित है। दाखिल खारिज, जमीन पर मालिकाना हक की घोषणा से संबंधित मुकदमे, ग्राम सभा की भूमि को सुरक्षित करने एवं अवैध कब्जेदारों से की बेदखली, मेड़बंदी एवं पैमाइश, बंटवारा संबंधी वाद, भूमि की नीलामी से संबंधित मामले आदि। चलिए आगे चलते हैं। इन मामलों से संबंधित अपीलें, रिवीजन और रिव्यू आदि। इन मामलों से संबंधित अपीलें, रिवीजन और रिव्यू आदि राजस्व विभाग द्वारा संचालित एक दूसरी बीमा योजना है आम आदमी बीमा योजना। एक तो बीमा योजना हम लोग देखे थे, ठीक है ना, जिसमें जो दुर्घटना वाली थी। तो और ये दूसरी क्या है? आम आदमी बीमा योजना। राजस्व विभाग द्वारा संचालित पहली बीमा योजना कृषक बीमा योजना है। पहली जो कृषक बीमा योजना और दूसरी जो है आम आदमी बीमा योजना। इस बीमा योजना की कार्यदायी संस्था भारतीय जीवन बीमा निगम है। किसका? आम आदमी बीमा योजना की, एलआईसी है। और इसका कौन था? कृषक बीमा योजना का ओरिएंटल इंश्योरेंस वाला था। इस योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के 18 से 59 आयु के भूमिहीन व्यक्तियों को प्राप्त होता है। तो आम आदमी बीमा योजना ये भूमिहीन 18 से 59 भूमिहीन व्यक्तियों को प्राप्त होता है। और ये इसमें क्या था दोस्तों? 12 से 70 वर्ष वाला था, ठीक है ना। दुर्घटना बीमा थी कृषकों की। देखिए, कृषक बीमा योजना और ये आम आदमी बीमा योजना है, ठीक ना। तो आम आदमी बीमा योजना, तो आम आदमी ऐसा भी हो सकता है जिसके पास भूमि ना हो। अब देखिए, इसमें प्रत्येक भूमिहीन ग्रामीण परिवार के मुखिया या धनार्जन करने वाले व्यक्ति का बीमा किया जाता है। प्रत्येक भूमिहीन ग्रामीण परिवार के मुखिया या धनार्जन करने वाले व्यक्ति का बीमा किया जाता है। बीमा का प्रीमियम 200 रुपये है। इसमें से 100 रुपये राज्य सरकार और 100 रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। आम आदमी का जो बीमा है तो उसमें 100 रुपया केंद्र सरकार और 100 रुपये राज्य सरकार देती है और ये एलआईसी करती है। और इसकी जो रेंज क्या है? 18 से 59 वर्ष है। ये याद रखिए, बहुत दोनों महत्वपूर्ण बीमा योजना हो चल रही है और इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बीमित व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु पर, नेचुरल डेथ पर 30,000 दिया जाता है, ठीक ना। अगर कोई ऐसा भूमिहीन परिवार है जिसके मुखिया की मृत्यु हो जाती है, प्राकृतिक मृत्यु पर 30,000 रुपया दिया जाता है। लेकिन दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 75,000 रुपये, ठीक। पूर्णतः अपंग होने पर भी 75,000 रुपये। भाई ऐसा हो गया कि पूरा उसका अंग काम ही नहीं कर रहे हैं। आंशिक रूप से अपंग होने पर क्या कर रहा है बताइए? 37,500 रुपये देय होता है,
जो पूर्ण रूप से हो जाएगा तो 75,000 रुपये और आंशिक रूप से 37,500 रुपये देय होता है। लाभान्वित परिवार के अधिकतम 2 बच्चों जो क्रमशः 9 से 12 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं को 100 रुपये प्रतिमाह की दर से छमाही अंतराल पर छात्रवृत्ति अनुमन्य है। ठीक है ना, 9 से 12 वर्ष के तक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तभी, ठीक है ना, को 100 रुपये प्रतिमाह की दर से छमाही अंतराल पर छात्रवृत्ति अनुमन्य है। प्रतिमाह हो गया और 6 महीने पर दिया जाएगा तो 600 रुपये साल भर में 2 बार, ठीक है ना, की दर से छमाही अंतराल पर छात्रवृत्ति अनुमन्य है। ये इतनी योजनाएं हैं, ठीक है ना, और ये भूमिहीन के लिए था। राजस्व प्रशासन एवं कार्य, आइए इसको देखा जाए, ठीक है ना, और मुश्किल से 1 पेज तक और बचा हुआ है, इसको देख लिया जाए। उत्तर प्रदेश में कृषि विकास के निमित्त एवं कृषि संबंधी जोतों की चकबंदी के लिए उत्तर प्रदेश तो दोस्तों एक फोन आ गया था बीच में, उससे हम लोग डिस्टर्ब हो गए थे। चलिए हम लोग अपना कार्यक्रम फिर शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में कृषि विकास के निमित्त एवं कृषि संबंधी जोतों की चकबंदी के लिए उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 बनाया गया है। 1953 बनाया गया है। ये सब थोड़ा सेटअप इधर उधर हो गया है। चलिए, चकबंदी का तात्पर्य एक कटक यूनिट के जोतों की विभिन्न खातेदारों के बीच इस प्रकार पुनर्व्यवस्था करने से है जिससे कि उनके अपने अपने खाते अधिक संगत हो जाएं, अपने अपने खाते अधिक संगत हो जाएं, अर्थात एक जगह हो जाएं। चकबंदी का उद्देश्य खातेदारों के बिखरे जोतों को एक जगह इकट्ठा करना है, एक जगह इकट्ठा करना है। चक का तात्पर्य चकबंदी होने पर खातेदार को प्रदिष्ट भूमि के खंड से है, अर्थात चकबंदी होने के पश्चात खातेदार को जो भूमि भूखंड आवंटित होता है वह चक कहलाता है। प्रत्येक जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कलेक्टर होता है। कलेक्टर जिले के गांवों को लेखपाल के हलकों में विभाजित कर सकता है। कलेक्टर जिले के गांवों को लेखपाल के हलकों में विभाजित कर सकता है। प्रत्येक जिले में कितने लेखपाल होंगे उसकी संख्या राज्य सरकार निर्धारित करेगी। लेखपाल उसकी संख्या राज्य सरकार निर्धारित करेगी। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 लेखपाल के संबंध में है। धारा 23 लेखपाल के संबंध में। इसके अनुसार राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा निर्धारित या इसके अंतर्गत अभिलेखों को तैयार करने के लिए जो विहित किए जाएं प्रत्येक हलके में एक लेखपाल की नियुक्ति करेगी। प्रत्येक हलके में एक लेखपाल की नियुक्ति करेगी। अभी एक लेखपाल को 2 या 3 हलके भी दिए गए हैं और जब आप लोग लेखपाल बन जाएंगे तो फिर सबको सुचारू रूप से 1-1, 2-2 हलके हो जाएंगे, फिर काम चलने लगेगा। किंतु राज्य सरकार ने अपने इस कर्तव्य को परगना अधिकारी सहायक कलेक्टर को दे दिया है। किंतु राज्य सरकार ने अपने इस कर्तव्य को परगना अधिकारी सहायक कलेक्टर को दे दिया है। अतएव परगना अधिकारी सहायक कलेक्टर को यह अधिकार है कि वह लेखपाल को एक हलके से दूसरे हलके में अपने तहसील क्षेत्र में स्थानांतरण कर दे। चकबंदी संचालक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है
जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदंतर्गत बने नियमों के अधीन चकबंदी संचालक के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए इस स्थिति में नियुक्त करे और अतिरिक्त चकबंदी संचालक और संयुक्त चकबंदी संचालक भी इसके अंतर्गत हैं। उप संचालक चकबंदी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार चकबंदी संचालक के ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए इस स्थिति में नियुक्त करे जो उसे राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाएं तथा जिला उप संचालक चकबंदी और सहायक चकबंदी भी इसके अंतर्गत है। जोत का तात्पर्य भूमि के ऐसे भाग अथवा भागों से है जो किसी खातेदार द्वारा अकेले अथवा अन्य खातेदारों के साथ संयुक्त रूप में एक खाते के अधीन अधिकृत हो। क्या कारण? जोत का तात्पर्य, अच्छा शब्द है ये, भूमि के ऐसे भाग अथवा भागों से है जो किसी खातेदार द्वारा अकेले अथवा अन्य खातेदारों के साथ संयुक्त रूप में एक खाते के अधीन अधिकृत हो। समकोण निर्माण का तात्पर्य चकबंदी के समय चकों के प्रदर्शन को विनियमित करने के उद्देश्य से कटक के क्षेत्र को सुविधाजनक आकार के समकोण चतुर्भुज अथवा ऐसे चतुर्भुज के भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया से है। समकोण निर्माण माने आपका खेत जो है चौकोर हो, ठीक है ना, यही है। खातेदार का तात्पर्य अंतरणीय अधिकार वाले भूमिधर अथवा अनुंतरणीय अधिकार वाले भूमिधर से है और उसके अंतर्गत क असामी, ख सरकारी पट्टेदार या सरकारी अनुदान गृहीता या सरकारी कृषि समिति जो ऐसी शर्तों को पूरा करती हो जो नियत की जाए भी है। खातेदार। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए नक्शों और अभिलेखों का पुनरीक्षण तथा संशोधन। चकबंदी के संबंध में प्रख्यापन तथा अधिसूचना का यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि कोई जिला या उसका भाग चकबंदी प्रक्रियाओं के अधीन लाया जाए तो वह गजट में इस आशय का प्रख्यापन कर सकती है। तदुपरांत किसी अधिकारी या प्राधिकारी के लिए जो जिला उप संचालक चकबंदी द्वारा तदर्थ अधिकृत किया जाए वह विधि संगत होगा कि वह उस क्षेत्र की किसी भूमि में समकोण निर्माण के संबंध में या अन्यथा प्रवेश करे तथा उसका सर्वेक्षण करे और स्तर मालूम करे। समकोण निर्माण के संबंध में खंभे लगाए और चकबंदी प्रक्रियाओं के लिए क्षेत्र की उपयुक्तता का निश्चय करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करें। आइए देख लेते हैं और थोड़ा सा बचा हुआ है। जिला उप संचालक चकबंदी खंड क के अधीन जारी किए गए प्रख्यापन की सार्वजनिक सूचना उक्त जिले या उसके भाग में सुविधापूर्ण स्थानों पर दिलवाए। अब आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 तथा संसद 2016 में संशोधन हेतु अध्यादेश और 19 के संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 में संशोधन से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर परियोजना, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे
परियोजना जैसी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं हेतु आरक्षित श्रेणी की भूमियों के पुनर्ग्रहण विनियमन में सहायता आ सकेगी। धारा 77 में संशोधन किया गया। धारा 80 में संशोधन से कृषि के औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं आवासीय प्रयोजनों हेतु भू उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया सुगम हो सकेगी। धारा 89(3) में संशोधन से विहित सीमा से अधिक भूमि के संक्रमण हेतु अनुमति की प्रक्रिया सहज हो सकेगी, जिससे औद्योगिकरण तथा प्रदेश के विकास की गति तेज हो सकेगी। वही जो भूमि अधिग्रहण, जैसे आप सब लोग सुनते होंगे कि जो हमारे एससी और एसटी भाई बंधु हैं, उसकी ज़मीन जो है ओबीसी और जनरल के लोग बिना अनुमति के नहीं ले सकते हैं। अनुमति जिला स्तर के अधिकारी की होनी चाहिए। वही सब चीज़ है कि भाई सरकार को रोड बनाना है, एक्सप्रेसवे निकालना है, सब औद्योगिक कल कारखाने बनाना है, तो भाई उसमें जो बाधा है उसको दूर कर दिया जाए। धारा 94 व धारा 95 में संशोधन से कृषि योग्य भूमियों के पट्टे पर दिए जाने से कृषि को बढ़ावा मिल सकेगा तथा सौर ऊर्जा परियोजनाओं हेतु भूमि पट्टे पर उपलब्ध हो सकेगी, जिससे प्रदेश में विद्युत उत्पादन में वृद्धि संभव हो सकेगी। धारा 108 व धारा 110 में संशोधन से पैतृक भूमि में मृतक पुत्र के अविवाहित पुत्रियों को अधिकार मिल सकेगा। देखिए क्या कह रहा है। धारा 108 व धारा 110 में संशोधन से पैतृक भूमि में मृतक पुत्र, जो पुत्र है, मृतक पुत्र के अविवाहित पुत्रियों को अधिकार मिल सकेगा। इस चीज को समझिए क्या कर रहा है। पैतृक भूमि में मृतक पुत्र की अविवाहित पुत्रियों को अधिकार मिल सकेगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पिताजी हैं और ये आप हैं। आपके पिताजी की मृत्यु के बाद ये जमीन आपकी तो हो गई, ठीक है, लेकिन आप भी गुजर गए और यहाँ पर आपकी लड़कियां ही हैं। वही कह रहा है कि आपके मृतक पुत्र की अविवाहित पुत्रियों, जिनका विवाह नहीं हुआ है, अविवाहित पुत्रियों को अधिकार मिल सकेगा। तो इनको अधिकार देने के लिए ऐसा संशोधन किया गया, ठीक ना। और लेखपाल के कार्य तो हम लोग देख ही चुके हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो हम लोग की इतनी ही रहेगी, ठीक है, और हम लोग मिलेंगे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को पुनः धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके शेयर करिए ताकि आपके दूसरे मित्रों तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आप सभी को पुनः धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग फिर अगली वीडियो में।